हेलो गाइज, मैं श्याम कुमार, मेरा स्टडी वाईफाई में आपका स्वागत है। गाइज, हम आप लोगों को पिछले क्लास में इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए थे, जिसमें कि आप लोगों को स्मरणीय तथ्य भी यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं पढ़ा दिया था। गाइज, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट्स तैयार करके और क्वेश्चन को याद ज़रूर कर लिए होंगे। अगर जो नहीं किए हैं तो वो ज़रूर याद कर लें। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों को क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों 2018 के बाद 2018 से आप लोगों को 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है। इसलिए दोस्तों, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आप लोगों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें दोस्तों कौन नंबर में दिया है आप लोगों को। दोस्तों, एक चीज़ और बता देते हैं कि 4th ऑप्शन वहाँ दिया रहेगा, क ख ग घ या ABCD कुछ भी दिया रहे, या 1 2 3 4। तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है कि यहाँ हम क ख ग घ लिखे हैं और आप लोग वहाँ कहिएगा कि यहाँ तो ABCD दिया हुआ है या 1 2 3 4 दिया हुआ है। कुछ भी दिया रहेगा, सब मतलब कि एक ही हुआ, क ख ग घ कहिए या ABCD कहिए या 1 2 3 4 कहिए। तो आप लोगों को 4th ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से एक कौन सही है वह आप लोगों को सही में टिक लगाना है। और दोस्तों, अब तो टिक लगाने वाला नहीं आता है, OMR शीट दिया जाता है, जिसमें कि आप लोगों को ऐसे दिया रहेगा OMR शीट, और इसके अंदर ही आप लोगों को क्या करना है, इसको गोल करना है, रंगना है। इससे बाहर नहीं होने दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। जब इसको रंगिएगा तो इससे बाहर नहीं, इससे बाहर अगर होने दीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उम्मीद है आप लोगों को हमारी सारा बात समझ आ गई होगी। सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब तैयारी करें। और दोस्तों, मेहनत का फल मीठा ही होता है, इसलिए आप लोग मेहनत अधिक से अधिक करें। हम यही कहेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये मत सोचिएगा कि 2020 में कोरोना आ गया था, कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में पूरे विश्व में फैल गई थी तो एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा दोस्तों। आप लोगों का भी 10th और 12th का दोनों का फॉर्म भी भराया जा रहा है आप लोगों के कॉलेज में। इसलिए दोस्तों, अब आप लोगों को मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करवाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे फर्स्ट है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी। तो एक क नंबर में दिया है ऑप्शन, वहाँ भी दिया रहेगा ऐसा ही कि क में दिया है यूनान की, ख में दिया है तुर्की की, ग में दिया है रूस की और घ में दिया है फ्रांस की। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम जो है में किसकी पराजय हुई थी, तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी, तुर्की की। कब, किसमें तुर्की की पराजय हुई थी, तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि क में दिया 1864, ख में 1866 और ग में दिया 1870 और घ में दिया 1871। फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी वह कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। अब दिया है दोस्तों कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन शायद जर्मन से
जर्मन शब्द से आप लोगों का दर्शन हुआ होगा, हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था जर्मनी का एकीकरण वही है ही कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। और उसमें भी आप लोगों को हम बताए थे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों क में है लुई 18वां, ख में है नेपोलियन बोनापार्ट, ग में है नेपोलियन थर्ड और घ में है बिस्मार्क। तो इसका कौन किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण? ख में नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका आंसर ख हो जाएगा। ख में क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट ने। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? क में दिया है सिपाही, ख में दिया किसान, ग में दिया है जमींदार और घ में दिया है नाविक। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? नाविक था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो क में दिया है इंग्लैंड, ख में रूस, ग में ऑस्ट्रिया और घ में पर्सा। तो कौन था? ऑस्ट्रिया। अब दोस्तों नेक्स्ट है काबूल कौन था? जर्मनी का क में दिया है जर्मनी का राजा, ख में दिया है इटली का प्रधानमंत्री और ग में दिया है इटली का राजा और घ में दिया है जर्मनी का मंत्री। कौन था? काबूल इटली का प्रधानमंत्री था। आंसर हो जाएगा इसका ख, इटली का प्रधानमंत्री था। कौन? काबूल। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण क में दिया है 1890, ख में दिया है 1848 और ग में दिया 1871 और घ में दिया है 1870। तो कब हुआ था? 1871 में। 1871 में क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था 1871 में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमानीवाद क्या है? रोमानीवाद जो है वह क्या थी? क में दिया है एक राजनीतिक आंदोलन था, ख में दिया है एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ग में दिया है एक आर्थिक क्रांति थी और घ में दिया है एक धार्मिक क्रांति थी। तो क्या थी रोमानीवाद? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था रोमानीवाद? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि जलवे राइन एक संस्था थी। क्या थी जलवे राइन? एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट का नाम था। क्या? जलवे राइन। तो वह कहाँ था? क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, बिस्मार्क की संस्था थी या विलियम फर्स्ट की संस्था थी? किसकी संस्था थी? बिस्मार्क की। आंसर हो जाएगा इसका ग, बिस्मार्क की क्या थी? जलवे राइन एक संस्था थी। किसकी? बिस्मार्क की। अब दिया है दोस्तों नेक्स्ट कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? क में दिया है इटली, ख में दिया है पर्सा, ग में दिया ऑस्ट्रिया और घ में दिया है यूनान। यह कहाँ का शासक था? पर्सा का। कौन? विलियम प्रथम। आप लोगों को दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो हुआ था वह कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में और 1848 ईस्वी में। तो वियना सम्मेलन, इसका आंसर क हो जाएगा। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, ख में तुर्की को, ग में इटली को, घ में जर्मनी को। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की जो क्रांति थी उसका प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की जो क्रांति थी तो उसमें जो है क नंबर में ऑप्शन दिया है कि प्रजातंत्र शासन, ख में दिया है निरंकुश शासन, ग में दिया है गिरफ्तारी पत्र और घ में दिया है मनुष्यवधारी प्रथा। तो इसमें जो है निरंकुश शासन हो जाएगा। निरंकुश शासन क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था।
फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण कौन था? निरंकुश शासन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध था वह किस संगठन से था? लाल सेना से, या कार्बनरी से, या फिलिक हेक्टारिया से, या डायट से? तो मेजनी का संबंध कार्बनरी से था। किससे था मेजनी का संबंध? कार्बनरी से था। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में कर रहा है क्वेश्चन को दोस्तों पहले एग्जाम हॉल में 5 बार पढ़िएगा, तब ऑब्जेक्टिव में टिक मारिएगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो हड़बड़ा जाते हैं स्टूडेंट सब वहाँ जा कर के, बस क्वेश्चन के पास गए, एक बार पढ़े, अंदाजों मार देते हैं यही होगा। ऐसा नहीं होता है, उसको याद कीजिए, अच्छा से पढ़िए, इसके बाद जाइए। पहले क्वेश्चन को पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आंसर में टिक लगाइए। क्या कह रहा है? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में जो है कौन सा शासक था जिसका स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? कौन शासक था? तो 1 नंबर में दिया है हेबसबर्ग, ख में दिया है आलिया वंश, और ग में दिया है बुर्बो वंश, और घ में दिया है जार शाही। तो इसमें ग हो जाएगा बुर्बो वंश। कौन था? बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्या कर रहा है क्वेश्चन कि इटली और जर्मनी वह किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो अब देखिए दोस्तों, आंसर क है उत्तरी अमेरिका, ख में दिया है दक्षिणी अमेरिका, ग में दिया रहेगा यूरोप, और घ में है पश्चिमी एशिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग, यूरोप। किसके? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली एवं जर्मनी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया? तो एक क में दिया है काउंट काबूर, ख में दिया है गैरिबाल्डी, घ में दिया है मेजनी, और ग में दिया है विक्टर एमेनुअल। तो आप देखिए इसका आंसर क होगा, काउंट काबूर ने। किसने किया था? काउंट काबूर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना क में दिया है मेजनी ने, ख में दिया है काबूर ने, ग में दिया है गैरिबाल्डी ने, और घ में दिया है बिस्मार्क ने। तो इसको किसने किया था? मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवे राइन जो था उसका स्थापना किस राज्य ने किया था? तो जलवे राइन की स्थापना परसा ने की थी। इसका आंसर क होगा। देख लीजिए, क में दिया है परसा ने, ख में दिया है स्टेरिया ने, और ग में दिया है सार्डिनिया ने, और घ में दिया है नेपल्स ने। तो इसकी स्थापना किसने की थी? परसा ने। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की जो भाषा थी वह क्या थी? क नंबर दिया है इतावली, ख में दिया है मेग्यार, और ग में दिया है पोलिश, और घ में दिया है फ्रेंच। तो मेग्यार भाषा थी हंगरी की। क्या भाषा थी? मेग्यार। अब नेक्स्ट है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो क में दिया है ट्रांसपेडेन संघ, और ख में दिया है सिसेलफाइन संघ, और ग में दिया है राइन संघ, और घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ग हो जाएगा राइन संघ। किसका स्थापना किया था? राइन संघ का। लाल कुर्ती वालों का गठन किसने किया था? काबूर ने। ख में दिया है क्या? मेजनी ने, और ग में दिया है बिस्मार्क ने, घ में दिया है गैरिबाल्डी ने। तो इसका घ आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती वालों का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर जो था उसको विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था?
तो क में दिया है सेनापति, ख में दिया है फ्रांस में राजदूत, और ग में दिया है प्रधानमंत्री, घ में दिया है गृह मंत्री। तो काउंट काबूर किस पे किया था? प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने नियुक्त किया था। किसने किया था? विक्टर एमेनुअल। किसको? काउंट काबूर को। क्या किया था विक्टर एमेनुअल? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ऐसे क्वेश्चन तोड़ के दिया रहेगा। तो इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी जो था उसके विरुद्ध निम्न में कौन था? एस्टेरिया। क्या था? इटली एवं जर्मनी के दोनों के विरुद्ध चलता था। अब है कि जर्मनियाँ क्या थी? जर्मनियाँ क्या थी? क में दिया है ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, ख में दिया है जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, ग में दिया है रूसी राष्ट्र का प्रतीक, और घ में दिया है एस्टेरियन सम्राट का प्रतीक। तो क्या थी जर्मनियाँ? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। क्या था? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। अब दिया है दोस्तों कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो दोस्तों आप लोगों को 1830 से हम सब्जेक्टिव में भेंट करवाए थे कि 1830 जुलाई की क्रांति क्या थी, 1830 की क्रांति में का क्या प्रभाव पड़ा था, 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। और इसके बाद अभी ऑब्जेक्टिव हम उस समय बताए थे दोस्तों कि आप लोगों को पूछेगा ही ऑब्जेक्टिव में कि 1830 की क्रांति क्या है, या 1830 की क्रांति का क्या पूछा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो 1830 का जो क्रांति था तो उसमें क में दिया है संघीय शासन व्यवस्था, ख में दिया है संवैधानिक राजतंत्र, ग में दिया है निरंकुश राजतंत्र, और घ में दिया है गणराज्य। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? संवैधानिक राजतंत्र। क्या था? संवैधानिक राजतंत्र। इसका आंसर ख हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? वहाँ का जो एड्रियानोपुल था तो उस देश में देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा स्रोत रहा। तो क में दिया है जर्मनी, ख में दिया है यूनान, ग में दिया है तुर्की, और घ में दिया है इंग्लैंड। तो क्या हो जाएगा इसका? ख नंबर यूनान। तो दोस्तों मैं इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम जो है आप लोगों को अभी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव को हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। और इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को सब्जेक्टिव भी पढ़ाए थे, जिसमें बताए थे 1848 की क्रांति, 1830 जुलाई की क्रांति, गैरीवाल्डी की कार्य की चर्चा, जर्मनी का एकीकरण, मेजनी कौन था, मेटरनिक युग क्या था। हम ये सब चीज़ आप लोगों को पढ़ाए थे और एग्ज़ाम के फोकस से ही पढ़ाए थे। आप लोगों को हम बार बार कह रहे हैं कि 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हम अभी जो आप लोगों को सब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं और उसके बाद हम स्मरणीय तथ्य आप लोगों को पढ़ा दिए थे। दोस्तों अब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया हूं और फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव भी आज मैं लास्ट किया हूं और यही लास्ट क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया हूं कि लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग कृपया क्वेश्चन को नोट्स बनाएं और याद जरूर करें। बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्टिव को कम से कम 10 बार 5 बार रटे, 10 बार रटिएगा तब ये ऑब्जेक्टिव दिमाग में रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है। उसमें आप 2 लाइन जो पूछा कि 1848 की क्रांति क्या थी, उसमें आप 2 लाइन वहाँ पर लिख दिए ऊपर में और इसके बाद फिर वह बीच में कुछ घुसा दिए। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपको जो पूछेगा उसका जवाब आप लोगों को 100% देना ही होगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को उम्मीद है हमको कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।
और तब फिर मैं इसके बाद अगला चैप्टर आप लोगों को, अब नेक्स्ट समय में हम अगला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे कि समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है। यह इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत डिटेल से बताएंगे। दोस्तों आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को वह भी चैप्टर अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोगों को, ताकि वहाँ आप लोगों को चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उसका आप लोगों का अनुभव हो सके, आप लोग उसको देख सके। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के वहाँ में लिंक दिया हुआ है, आप लोग सारा वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों जहाँ तक अपने गांव घर में जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट है इस बार एग्ज़ाम देंगे, उसको कम से कम आप लोग बताइए और उसको भी मोबाइल है उसको सब्सक्राइब कराइए। अगर किसी के पास नहीं भी है अपना से भी हेल्प करके उसको भी बताइए कैसे एग्ज़ाम में क्या पूछता है, कैसे क्या पूछा जाता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो देखते होंगे और नोट्स बना के इसको याद कीजिए। और आप लोगों को जितना हम पढ़ाए हैं या हमारे स्टडी वाईफाई के जो भी टीचर पढ़ाते हैं सारे आप लोगों को PDF बना करके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी लिंक दे दिया जाता है। आप लोग ज़रूर देखें और आप लोग वहां से याद करें और वीडियो को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।